हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आप सबके सामने रिदा सिद्दीकी। कल हमने पढ़ा था 2.1 का लास्ट अपना टॉपिक। तो आज हम बात करते हैं यूनिट 2 की 2.2 की। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? विजुअल इम्पेयरमेंट। अगर मैं बात करूं सिलेबस में 2.2 में क्या लिखा हुआ है, विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न। तो हम लो विज़न की भी बात करेंगे एंड देन ब्लाइंडनेस की भी बात करेंगे। बट हम सबसे पहले हमें ये जानते हैं कि हम विजुअल इम्पेयरमेंट या फिर हिंदी में बात करें दृष्टि बाधित, ये दृष्टि अक्षमता होती क्या है। हम सभी जानते हैं जो मानव शरीर है वो हम उसमें क्या होता है, 5 हमारे सेंसेस होते हैं। अभी तक हम लोगों ने 5 सेंसेस पढ़े हैं। जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे तो हमारे सेंसेस की संख्या बढ़ के 7 हो जाएगी। बट अभी हम लोग सिर्फ 5 के बारे में जानते हैं, तो हम सिर्फ 5 के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नेत्र क्या है, आँख क्या है, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमारे सेंस है मानव ह्यूमन बॉडी का। इसमें क्या कर सकते हैं हम ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में क्या करेंगे हम, जो इसकी ज्ञानेंद्रियों में से एक है। नेत्र का कार्य क्या है? शरीर वस्तुओं को देखना है। तो हमारी आँख का कार्य है वस्तुओं को देखना है। यदि उसमें किसी प्रकार की बाधा आ जाए, किसी प्रकार का क्या होगा, उसमें बैरियर हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? वस्तु को देखने में क्या होगी, हमें वस्तु को देखने के, हम वस्तु को देखने का जो हमारे उपहार दे रखा है हमें प्रकृति ने, हम उससे क्या होंगे, हम उससे वंचित हो जाएंगे। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि हम लोग अपनी आँख से, आँख का प्रयोग कैसे करते हैं, वस्तुओं को देखने में हम अपनी आँख का प्रयोग करते हैं। अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, पानी देखते हैं। बट किसी कारणवश, किसी दुर्घटना के कारण अगर हमारी आँखों की रोशनी चली जाती है तो हम क्या होगा, हम इस उपहार से वंचित हो जाएंगे। उपहार से, जो हमारी आँखों का प्राकृतिक उपहार है, ये जो हमें ऊपर से ही अपनी प्रकृति ऊपर से प्राप्त हुआ है, इसे हम आर्टिफिशियली नहीं बना सकते, है ना। ये तो हमारा एक नेचुरल है। तो अगर हम बात करें कि होता क्या है, इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा इसमें दे रखी है शैक्षणिक दृष्टि से। क्या परिभाषा होती है हमारी दृष्टिहीनता की? तो दृष्टिहीनता एक ऐसा दृष्टि विकार है जिसके परिणाम स्वरूप दृश्य सामग्री के प्रयोग से आंशिक रूप से भी संभव ना हो सकता है। दृष्टिहीनता क्या है? एक ऐसा विकार है जिसके परिणाम स्वरूप दृश्य सामग्री, कुछ अन्य हम अप्लायंसेस वगैरह का यूज़ करने के बाद भी क्या हो सकता है, देखने की स्थिति हमारी वापस नहीं आ सकती है। हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। कुछ हम चश्मा लगा लें, अपना ऑपरेशन करा लें, कुछ कंडीशन ऐसी होती है, उसके बाद भी क्या है, हमारी आई साइट, जो हमारी देखने की क्षमता है, वो वापस नहीं आती। हम पहले की तरह नहीं देख पाते चीज़ों को। बात करें चिकित्सा की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से क्या होता है? चिकित्सा दृष्टि से दृष्टिहीनता की परिभाषा देखने के क्षेत्र पर आधारित है। किसके क्षेत्र पे? देखने के क्षेत्र पर आधारित है, जिसको निम्नलिखित से 2 भागों में बांट दिया गया है। पहली हम बात करें दृष्टि तीक्ष्णता के आधार पर। सभी प्रकार के उपाय करने के बाद, जितने भी हम उपाय कर सकते थे, हमने वो सब क्या किया, उन उपायों को प्रयोग किया। हमने ऑपरेशन का, हम डॉक्टर से सलाह ली, जो जो हमारे डॉक्टर ने उसके क्या बताया, इंस्ट्रक्शन बताया, हमें कुछ फॉलोअप करने के लिए अपना शेड्यूल दिया, रूटीन दिया, बट हमने सब कुछ किया। उसके बाद क्या है, हम वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब है सभी प्रकार के उपाय करने के बाद वस्तु को 20 फीट की दूरी पर नहीं देख पाते हैं। एक जो जिस कोई समस्या है, जिसके देखने की क्षमता प्रभावित हुई है, वो क्या है, किसी भी वस्तु को 20 फीट की दूरी से भी नहीं देख पा रहा है। जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति, वही व्यक्ति जिसको इस समस्या से पहले वो कितनी फीट पे देख रहा था, वो 200 फीट पे देख रहा था। या फिर हम दूसरे किसी अन्य की तुलना करेंगे, एक प्रभावित व्यक्ति 20 फीट की दूरी पे एक वस्तु को नहीं देख पा रहा, जबकि एक सामान्य व्यक्ति 200 फीट की दूरी पर एक वस्तु को देख रहा है। एक एग्जाम्पल, हवाई जहाज़ उड़ रहा है, ठीक है, आसमान में। तो जो एक नॉर्मल व्यक्ति है वो उसे 20 फीट की दूरी पर देखता है। जब वो ऊपर होता है, जब वो नीचे आ जाता है, तो एक जो जिसको प्रभावित व्यक्ति है वो उसे 20 फीट की दूरी पर भी नहीं देख पाता है। आगे बात करें देखने के क्षेत्र के आधार पर। देखने के क्षेत्र के आधार पर बात करूं, दृष्टि विकृत व्यक्ति के देखने का व्यास 20 डिग्री से अधिक नहीं होता है। जो व्यक्ति प्रभावित होता है वो क्या करता है, वो 20 फीट की दूरी से भी नहीं देख पाता है। और जबकि उसकी देखने की तीक्ष्णता कितनी होती है, वो 200 फीट से भी देख सकता था, लेकिन क्या हुआ, वो प्रभावित हुआ तो वो 20 फीट की दूरी से भी वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है। आगे बात करें टाइप्स की। हमने बात की थी कि लो ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न। तो हमारा जो आपको ये हेडिंग दिखाई दे रही है, ये दे रही है अंधापन। अंधापन को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंडनेस। जैसे हमने सिलेबस की बात की,
विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब ब्लाइंडनेस की कि ब्लाइंडनेस क्या होता है। अंधेपन से तात्पर्य यह है कि वह स्थिति जहाँ सर्वोत्तम सुधार के बावजूद भी निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति उपस्थित हो। हमें जितने प्रकार के हमें क्या करने थे, सुधार करने थे, वो सुधार कर लिए हमने। उसके बाद अगर ये कंडीशंस आती हैं तब व्यक्ति क्या है, तब व्यक्ति ब्लाइंड है। दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति मतलब टोटल एब्सेंस ऑफ विजन। उसके देखने की शक्ति क्या है, क्षमता क्या है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो दूर का, पास का, दाएं बाएं किसी भी वस्तु को ठीक प्रकार से नहीं देख सकता, क्या है, उसके देखने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में अंधापन और इंग्लिश में बात करें तो ब्लाइंडनेस। क्लियर। आगे हम बात करें अल्प दृष्टि की। हमने बात की है यहाँ पे अल्प दृष्टि, इंग्लिश में बात करूँ मैं लो विज़न। जैसे नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है, ब्लाइंडनेस मतलब कि टोटल एब्सेंस ऑफ विजन, लो विजन मतलब थोड़ा कम चीज़ मात्रा में देख पाना। इसमें क्या नज़र आ रहा है, अल्प दृष्टि का अर्थ एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति के पास इनमें से कोई भी निम्नलिखित स्थिति हो। दृश्य की क्षमता 6/18 से अधिक या 20/60 से कम हो। इसमें क्या होता है, दृष्टि अल्प दृष्टि में कुछ अप्लायंसेस वगैरह का यूज करके क्या है, थोड़ी चीज़ों को व्यक्ति या थोड़ी दूर की चीज़ों पर व्यक्ति देखने का संभव हो सकता है। यह है अल्प दृष्टि। आगे बात करें हम दृष्टि दोषों की। तो दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष में हम लोगों ने ये दोनों चीज़ें पढ़ रखी हैं। पूर्ण दृष्टि बाधित मतलब ब्लाइंडनेस, अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए। आंशिक दृष्टि बाधित मतलब लो विजन, इसे भी हमने देखा क्या होता है इसमें। तो अब हम बात करते हैं सिर्फ दोष के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से दोष हमारे सामने हम पढ़ेंगे, हम उसके पे फोकस करते हैं। हम इन चारों पे फोकस करते हैं। फर्स्ट है हमारा निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति जो इस दोष से ग्रसित होता है वो निकट की वस्तु तो देखता है। याद रखना, निकट दृष्टि दोष जिसे होगा वो निकट की वस्तु देखेगा, लेकिन उसे समस्या कहाँ पे होगी, दूर की वस्तु को देखने में उसे समस्या होगी। किसको, निकट दृष्टि दोष वाले को। निकट दृष्टि दोष निकट की वस्तु देखेगा पर क्या करेगा, उसे दूर की वस्तु को देखने में क्या होगी, उसे दूर की वस्तु देखने में समस्या होगी। इसका निवारण किस प्रकार कर सकते हैं, इसके निवारण के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो हम अब चश्मा लगाएंगे उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, उसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, अवतल लेंस। ठीक। बात करें दूसरी पे, दूसरा क्या लिखा है हमारा, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, जो इससे ग्रसित व्यक्ति है दूरदृष्टि दोष से, वो दूर की वस्तु क्या करेगा, दूर की वस्तु आराम से देखेगा। उसे समस्या आएगी पास की वस्तु देखने में। यहाँ क्या है, अपोजिट बात चलती है। निकट दोष दृष्टि से निकट वाली चीज़ें सही से देखेगा, बट उसे कहाँ प्रॉब्लम आएगी, दूर को देखने में प्रॉब्लम आएगी। बट जिसे दूर दृष्टि दोष होगा वो दूर की वस्तु तो आराम से देखेगा, लेकिन उसे समस्या कहाँ आएगी, पास की वस्तु को देखने में समस्या आएगी। तो हम दूरदृष्टि दोष वाले के लिए कौन से लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, अगर हम इसके उस बात करें तो हम बात कर रहे थे निकट दृष्टि दोष के लिए हमने बात की थी अवतल लेंस की। तो हम इन दूरदृष्टि के लिए हम कर सकते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग। उत्तल लेंस जो चश्मा यूज़ करेंगे उसमें उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे। आगे बात करें, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, ज़रा दूरदृष्टि दोष। हमने निकट दृष्टि दोष पढ़ा, हमने दूरदृष्टि दोष पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ज़रा दूरदृष्टि दोष। ज़रा दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, जब निकट दृष्टि दोष एवं दूरदृष्टि दोष क्या है, जब निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष एक साथ उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ज़रा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जैसे हमने अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में किया, उत्तल लेंस का प्रयोग हमने दूरदृष्टि दोष में किया, तो हम ज़रा दूरदृष्टि में किसका प्रयोग करेंगे, ड्यू फोकसी लेंस का प्रयोग हम करेंगे ज़रा दूरदृष्टि दोष में। ठीक। हम बात करें नेक्स्ट अबिंदुता। अबिंदुता में क्या है, अबिंदुता से ग्रसित व्यक्ति को क्षैतिज दशा तथा ऊर्ध्व दिशा में रखी वस्तु दिखाई पड़ती है। यह दोष धुंधली दिखाई पड़ती है। जो चीज़ें हमारी ऊर्ध्व दिशा एवं क्षैतिज दिशा में रखी है, जो चीज़ें हमारे
इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो हमें इस दोष से निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना चाहिए। समझ में आई? अबुंदता में हम क्षैतिज दिशा एवं उत्तर दिशा, मतलब जो हमारे साइड में वह चीज़ वस्तु रखी होती हैं उसे देख, वो वस्तु कैसे दिखाई देती हैं? वो वस्तु हमें धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब हम अगला अपना देखें, वर्णनांतता। वर्णनांतता में क्या होता है? कलर डिफरेंस। क्या इसे क्या बोलते हैं? हम इसे कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या है? रंगों को पहचानने में समस्या होती है। कौन कौन से रंग में हम बात कर सकते हैं? कि लाल रंग, पीले रंग और नीले रंग में क्या कर सकते हैं? कोई डिफरेंस नहीं कर पाते कि पीले रंग को नीले रंग बता सकता है, नीले को पीला बता सकता है, लाल को हरा बता सकता है, हरे को लाल बता सकता है। तो क्या है? इसमें कलर डिफरेंस नहीं कर पाते हैं जिन व्यक्तियों को वर्णनांतता रोग होता है। आगे बात करें, आगे हमारी स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? दृष्टिहीनता के लक्षण। क्या मैं बात करूं दृष्टिहीनता के क्या लक्षण हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लाइंडनेस। व्यक्ति को आँख से पानी निकलता रहता है। क्या है कि हम लोग देखते हैं कि हमारी नॉर्मल लाइफ में कभी कुछ आँखों में चला गया तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? आँखों से पानी निकलता रहता है लगातार। क्या होता है? पानी निकलता रहता है लगातार आँखों से। तो इस तरह की चीज़ें अगर कंटिन्यूसली बनी रहें, उसका हम कोई इलाज ना करें, उस पर हम ध्यान न दें, तो किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है? दृष्टिहीनता। ने आँख का लगातार लाल होना, नेत्र में संक्रमण होना। हम देखते हैं कुछ लोगों की आँखें लगातार लाल रहती हैं, वो गंदी हो जाती हैं। इस प्रकार की समस्या अगर किसी को उत्पन्न है तो वो क्या करे? वो अपना इलाज कराए, डॉक्टर के पास जाए, उसकी सलाह ले, इस चीज़ों को इग्नोर ना करे। आँख जो होती है बहुत सेंसिटिव इशू होता है। आँख का असामान्य रूप से घूमी हुई होना। आँख क्या है? आँख के अंदर जो पुतली होती है उसकी जो स्थिति है वो उल्टी होना, आड़ी होना, ये टेढ़ी होना। इस कंडीशन में भी हमें कोई ना कोई समस्या हो सकती है। किसी व्यक्ति को देखने पर वस्तु पर नज़र ना टिकना। अगर हम एक वस्तु को देखना चाह रहे हैं कि सामने हमारा टीवी है, तो क्या है? उस वस्तु पे मेरी नज़र एक टक ना टिकना, वो कहीं ना कहीं आपस में क्या है? वो घूमती रहेगी, वो उस वस्तु पर टारगेट नहीं करेगी। किताब को अपने आँख के पास रखकर पढ़ना। क्या है? कभी कभी हमें इतनी समस्या होती है कि हमें थोड़ी दूर पे अगर हमारी बुक रखी है तो हमें दिखाई नहीं देती, उसे हमें उठाकर अपने आँखों के पास लाना पड़ता है, तब हम चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है। हमेशा सर दर्द होना, आँखों को बार बार रगड़ना। क्या होता है? हमेशा सर दर्द रहना। हम कुछ बच्चों का देखते हैं, वो स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, बाकी अपनी अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, उन पर ज़्यादा लोड पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है? उनके सर में दर्द रहने लगता है और वो अपनी आँखों को बार बार रगड़ते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिस पे माँ बाप को क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए और जल्द से जल्द उनका डॉक्टर के पास ले जाकर उनसे सलाह से काम करना चाहिए, जो भी उनके लिए बेहतर हो। दृष्टिहीनता की रोकथाम। यहाँ बात करेंगे हम दृष्टिहीनता की रोकथाम, किस प्रकार से हम रोकथाम कर सकते हैं दृष्टिहीनता की। ठीक है। आँखों को तेज़ धूप से बचाना चाहिए। जब बहुत तेज़ गर्मी हो, बहुत तेज़ धूप निकल रही है, तो उस कंडीशन में हमें डायरेक्ट आँखों को धूप में लेकर नहीं जाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? चश्मे वगैरह का यूज़ करके ही बाहर निकलना चाहिए, वो भी ज़रूरी काम के लिए। धुआं और धूल से आँखों को बचाना चाहिए। क्या कहीं बहुत ज़्यादा धूल है या फिर कोई धुआं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? हमें आँखों को उससे बचाना चाहिए। अगर आँखें सीधा धुएं और धूल के संपर्क में जाती हैं तो उसमें से क्या? पानी निकलने लगता है। आँखों को सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ना गर्मियों में अप्लाई होती हैं कि गर्मी में क्या करना चाहिए? बार बार आँखों में अपना पानी डालते रहना चाहिए, जिससे आँखें ठंडी रहें। संतुलित भोजन लेना चाहिए जिससे विटामिन ए की मात्रा अधिक हो, जैसे दूध, पपीता, गाजर, सोयाबीन आदि। हम सभी जानते हैं आँखों के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? विटामिन ए की कमी से ही हमें वर्णनांतता वगैरह आँखों के रोग होते हैं। तो हमें जैसे ऐसे पदार्थ जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता हो, उसको अपने भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए, जैसे दूध है, पपीता है, गाजर है, सोयाबीन है आदि। अगली स्लाइड की मैं बात करूँ, उसमें क्या लिखा है? यदि बाहर जाएं तो काले चश्मे का प्रयोग करना ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर धूप में बाहर जा रहे हैं तो अपने आँखों और धूप को सीधा संपर्क में नहीं लाना चाहिए। हमें काय का प्रयोग करना चाहिए? हमें काले चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। गंदे वातावरण से बचने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, हमारी सेहत के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक होती है। अगर आपको कहीं गंदा वातावरण दिखता है तो आपको क्या करना चाहिए? उससे बचना चाहिए। स्वयं से आँखों का इलाज करने से बचें। क्या हमारी आँखों में दर्द है, आँखें लाल हुई, आँखों में कुछ गंदगी हो रही, तो हम लोग क्या करते हैं? खुद ब खुद डॉक्टर बनते हैं। कुछ भी घर में आई ड्रॉप रखा है, वो क्या किया? आँखों में डाल लिया। बट हमें ऐसी कंडीशन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई जो है वो बहुत सेंसिटिव सेंस होता है।
डॉक्टर की सलाह से प्रतिरोधक संक्रमित दवाई लेनी चाहिए। अगर हमें कुछ चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, कोई दवाई खा रहे हैं या फिर हम कोई आइस ड्रॉप डाल रहे हैं आँखों में, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमें यूज़ करनी चाहिए। आँखों को छूने से पहले हाथों को अवश्य धोएं। बिल्कुल, अगर हमारे हाथ गंदे हैं तो हमें आँखों को उसे टच नहीं करना चाहिए। आँखों को हमेशा साफ हाथों से ही टच करना चाहिए। बात करें दृष्टिहीनता का प्रबंध, कि हम दृष्टिहीनता का प्रबंध मैनेजमेंट क्या होता है। तो दृष्टिहीनता का मैनेजमेंट क्या की बात करें तो हम फर्स्ट है हमारा ब्रेल लिपि। हम सभी जानते हैं जो ऐसे बच्चे जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनके पढ़ने का माध्यम क्या होता है, ब्रेल होता है। ब्रेल के थ्रू ही उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। ब्रेल का निर्माण किसने किया, लुईस ब्रेल ने किया था। तो दृष्टिहीनता के लिए लिखित अभिव्यक्ति के रूप में ब्रेल लिपि का एक महान अभिव्यक्ति है जो दृष्टिहीनों को पढ़ाने का बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। ऐसे लोग जिन्हें दिखाई नहीं देता वो किसके थ्रू पढ़ते हैं, वो ब्रेल के थ्रू पढ़ते हैं। ब्रेल में क्या होता है, कुछ पॉइंट के थ्रू पढ़ाया जाता है, कुछ 6 पॉइंट होते हैं, उसके थ्रू पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट बात करूँ मैं संगीत। विभिन्न प्रकार के संगीत जैसे तबला, हारमोनियम, ढोलक आदि में प्रशिक्षण प्रदान करना जा सकता है। ऐसे व्यक्ति क्या होता है, जैसे हमें मालूम है किसी व्यक्ति का कोई सेंस लो है तो ऊपर वाला क्या करता है, वो कुदरती उसके दूसरे सेंस उसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी देता है कि उसके अदर सेंसेस जो होते हैं या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी अलग एक्टिविटीज़ करने की क्षमता होती है जो वो हमसे बेहतर कर सकता है। तो अगर इनको वोकेशनल के लिए तबला, हारमोनियम, ढोलक इस तरह के कुछ संगीत के हम क्या कर सकते हैं, संगीत के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनका प्रशिक्षण दे सकते हैं। इससे बच्चा फ्यूचर में अर्न भी कर सकता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण, इन्हें हम व्यावसायिक प्रशिक्षण दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे कुर्सी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, मिट्टी के, इस तरह का हम इन्हें क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं। सफ़ेद छड़ी, हम सभी जानते हैं छड़ी क्या होता है, जिन्हें आवागमन के, ऐसे बच्चे जिन्हें दिखाई नहीं देता उन्हें क्या है, कहीं पे आने जाने के लिए ऊंचा नीचा देखना है, इन्हें दाएं बाएं इंडिकेट करना है ना, इस तरह की चीज़ें, कुछ गीला है, गंदा है, सूखा है, गड्ढा है, इस तरह की चीज़ों के लिए इंडिकेट करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, सफ़ेद छड़ी का प्रयोग करना चाहिए। जो हमारी छड़ी होती है वो 2 तरह की होती है, एक सफ़ेद छड़ी होती है और एक फोल्डिंग छड़ी होती है। फोल्डिंग मतलब वो मुड़ जाती है और सफ़ेद जो होती है वो पूरी एक स्टिक रहती है। हमारी फोल्डिंग वाली छड़ी का भी प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आवागमन की समस्याओं को दूर करने के लिए। बात करें काला चश्मा, हम सभी जानते हैं काला चश्मा क्या है, जिन दृष्टिहीन व्यक्तियों में अल्प अंधता होती है, मतलब उन्हें अल्प अंधता होती है, वो किसी प्रकार से कुछ हद तक चीज़ों को देख सकते हैं, तो उन्हें किसका प्रयोग करना चाहिए, उन्हें काले चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। बड़े बड़े अक्षरों की प्रिंटिंग बुक का प्रयोग करके उन्हें पढ़ाया जा सकता है। जो लोग थोड़ी देखने की क्षमता उनकी बची हुई है उन्हें क्या करना चाहिए, जिसके अक्षर बड़े हों ऐसी वस्तुओं का बुक्स का यूज़ ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए करा जा सकता है। उभरे वक्त चित्र, जैसे हमें नहीं पता, जैसे हमें कोई पिक्चर्स है, उस पिक्चर को क्या है थोड़ा उभरा हुआ बने तो बच्चे टच करके क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक, मैंने सब चीज़ें पढ़ा दी, हमने प्रबंध देखा, टाइप्स देखे, रोकथाम देखा, उसकी परिभाषाएं देखी, कितने प्रकार की होती है, हम सब कुछ देख चुके हैं। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग भी अपने पास अपना नोट डाउन करके रखेंगे कि इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। ओके, तो देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।